Hello students, today we will discuss about d block elements. अब d block elements are those elements in which the last electron enters the d orbital. ये आपको पता है. अब अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में d block elements कहाँ आते हैं? लेफ्ट में तो आपके s block elements आते हैं, राइट साइड में आपके p block elements आते हैं. तो s और p के बीच में जो elements आते हैं they are known as the d block elements, and because of this reason d block elements are also known as transition elements. ठीक है. अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो वहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है हमारा डी में, तो हमारे पास सबसे पहली जो सीरीज़ आती है दैट इज़ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है 3d ऑर्बिटल्स में. तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके? स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम टिल जिंक. Then we have the second transition series also called the 4d series, starts from yttrium to cadmium. Then we have third transition series, that is the 5d series, where the electrons are filled in the 5d orbital, starts from lanthanum. अब after lanthanum उसके बाद फिलिंग स्टार्ट होती है 4f ऑर्बिटल्स की, जिनको हम बोलते हैं जब विच आर नोन एज द f ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लैंथेनॉइड्स बोला जाता है. जब उनकी फिलिंग किस में हो रही है? 4f ऑर्बिटल में होती है, तो उनको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं. तो जब 4f ऑर्बिटल सारे भर जाते हैं उसके बाद फिर से ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं 5d में. तो वो स्टार्ट किससे होते हैं? हॉफनियम टिल मर्क्यूरी. सेम नेक्स्ट जो आपकी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ होती है 6d सीरीज़, स्टार्ट्स विद एक्टीनियम. ओके, तो एक्टीनियम के बाद एक्टीनियम में एक इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद दोबारा आपके इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे 5f में. तो मतलब यहाँ पे आपके अगेन f ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए 14, जिनको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स. उसके बाद आपका रदरफोर्डियम आ जाता है एंड दिस सीरीज़ इज़ इनकम्प्लीट. ये जो 6d सीरीज़ है आपकी ये इनकम्प्लीट है. तो हम बेसिकली जो स्टडी करते हैं हम यूजुअली वो हम 3d सीरीज़ को स्टडी करते हैं. So now let us look at the configuration of the 3d series of the transition elements. Now 3d series starts with scandium. Atomic number is 21. तो इसकी configuration क्या हो जाएगी? आर्गन तक तो हमारे क्या हो गए 18. उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. 4s में गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, d में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन. उसके बाद आपका आता है टाइटेनियम, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा d में, 3d2 4s2, 3d3 4s2. अब क्रोमियम में क्या होना चाहिए? 3d4 4s2. क्या होना चाहिए? 3d4 4s2. लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से कहाँ चला जाए? d ऑर्बिटल में, तो ये क्या बन जाएगा? 3d5. ये हो जाएगा 4s1. हाफ फिल्ड एंड वी नो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल. तो यहाँ पे जो क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? आर्गन 3d5 4s1. तो इट हैज़ दीज आर द स्पेशल केसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम एंड सिमिलरली कॉपर में भी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल का कहाँ जाता है? d में, एंड एज अ रिजल्ट d बिकम्स फुली फिल्ड. So in general we can say that the electronic configuration of transition elements can be represented as n-1 d. 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं d में, और ns में हो सकते हैं या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो by definition a transition element can be defined as the one which has incompletely filled d orbital in the ground state or in any one of its stable oxidation state. Now this is very 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 important कि अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट को डिफ़ाइन करें टेक्निकल टर्म्स में तो क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? वो एलिमेंट्स जहाँ पर d ऑर्बिटल कैसा है? इनकम्प्लीटली फिल्ड है, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर उस मेटल के किसी भी एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में. मतलब फॉर एग्जांपल हम देख लें, फॉर एग्जांपल वेनेडियम ले लेते हैं. तो ग्राउंड स्टेट है, इलेक्ट्रॉन इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है. आयरन ले लो, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ट्रांजिशन एलिमेंट है. अब लेट अस टेक जिंक. डी ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड इन द ग्राउंड स्टेट,
अगर हम इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ले लें Zn2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, तब भी यहाँ पे d ऑर्बिटल कैसा है, फुल्ली फिल्ड है। तो दैट मीन्स कि जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। सो दिस zinc, cadmium and mercury are not considered as transition elements because they have fully filled D10 configuration in their ground state as well as in the most stable oxidation state. Ground state में भी D10 है and for stable oxidation state में भी D10 है, fully filled d orbitals. As a result, they are not considered as transition elements. Now we will discuss the properties of transition elements. Now let us first discuss the physical properties. अब transition elements जो हैं they behave like a typical metal की तरह behave करते हैं. That means they have a metallic properties. कौन कौन सी metal की properties होती हैं? They have a high strength, ductility, mobility, malleability and high thermal and electrical conductivity. अब transition metals are very hard and have a low volatility except zinc, cadmium and mercury because they are not considered as transition elements. Okay, अब they have high melting point and boiling point. That means they have high enthalpy of atomization. अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? बिकॉज दे फॉर्म मेटालिक बॉन्ड्स. ये क्या कौन से बॉन्ड बनाते हैं? मेटालिक बॉन्ड्स. अब मेटालिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा वो मेटालिक बॉन्ड्स बना पाएंगे. ओके, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन को अगर हम देखें तो वहाँ पे देखो कि डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा रहे हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब डी ऑर्बिटल पेनल्टीमेट डी शेल और अल्टीमेट शेल, कौन सा? डी एंड एस, दोनों में ही जो 3d और 4s ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होती. तो एज अ रिज़ल्ट वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए और दोनों ही आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? मेटालिक बॉन्ड बना रहे हैं. तो वो जो मेटालिक बॉन्ड बन रहा है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड एज अ रिज़ल्ट दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन जो होगा हमारा जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी होगा, क्योंकि उनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं? दे हैव ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो मेटालिक बॉन्ड्स बना सकें. और इसी वजह से जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे ट्रांजिशन सीरीज़ में, तो पहले क्या हो रहा है? नंबर ऑफ आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे. पहले तो इंक्रीज़ हो रहे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, मिडिल में आके फिर पेयरिंग स्टार्ट हो रही है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स फिर कम होते जा रहे हैं. तो मेल्टिंग पॉइंट पहले तो इंक्रीज़ होगा, फिर मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाएगा. क्लियर? तो इसको हम कैसे? दैट along a transition series, melting point and boiling point first increases as the number of unpaired electrons in the d orbital increases, and after that they start decreasing as the electrons start getting paired up. Again, zinc, cadmium and mercury are soft and have low melting and boiling point because they are fully filled n-1d orbitals, and their hence interatomic metallic bonding is not that strong. Now the second property होती है that is the atomic radii and the ionic radii. This is again very important. अब लेफ़्ट से राइट जाने में रेडियस क्या होता है? डिक्रीज़ होता है. ये हमें पता है पीरियड में. क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज़ हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. अब ट्रांजिशन मेटल्स में स्पेशल चीज़ क्या हो रही है? ट्रांजिशन मेटल्स में 2 फैक्टर्स काम करते हैं. एक तो आपका है न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट. अब न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हो रहा है श्रिंक हो रहा है. और शील्डिंग इफेक्ट जो हो रहा है डी इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है हर एक स्टेप में, तो शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है. अब शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है? उसमें रिपल्शन आ रही है, वो उसको क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सपैंड कर रहा है. ठीक है, तो अब इनिशियली क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में तो क्या है कि आपका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट इतना इफ़ेक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा, तो आपका साइज़ छोटा होता जा रहा है. ठीक है, फिर बीच में क्या हो जाए? मिडिल ऑफ द सीरीज़ में क्या हो जाएगा? दोनों ही चीज़ें आपस में
काउंटर बैलेंस कर देंगी तो ज़्यादा साइज आपका चेंज नहीं हो रहा है. देयर इज़ नॉट मच चेंज इन द साइज फ्रॉम Mn to Fe. But at the end of the series, the increased electron repulsions between the added electrons in the same orbitals are greater than the attractive forces due to increased nuclear charge. This results in the expansion of the electron cloud and thus the atomic radius increase. मतलब कि हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज़ में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे शील्डिंग इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड हो रहे हैं डी ऑर्बिटल में वो इतने रिपेल करते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो श्रिंक होने की वजह क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो साइज़ बढ़ जाते हैं. क्लियर. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज